नमस्कार, मैं रविश कुमार। रोजगार का सवाल सिर्फ डेटा का सवाल नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि जुलाई महीने में सैलरी पर काम करने वाले 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। 50 लाख छोटी संख्या नहीं है कि इतने लोगों के सड़क पर आने की बात 2-4 ट्वीट और एक हेडलाइन से खत्म हो जाए। लेकिन जिनकी नौकरी गई है, क्या वे सोशल मीडिया पर अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर बातें कर रहे हैं, या इस वक्त गुमनामी के अंधेरे में हैं, इस उम्मीद में कि चुप रहने से ही शायद दूसरी नौकरी मिलेगी, वीडियो बनाने या पोस्ट लिखने से कहीं दूसरी नौकरी भी ना मिले। हमारे पास उनके जीवन के बारे में विश्लेषण करने का कोई जरिया नहीं है। 50 लाख लोगों की जॉब चली गई, लेकिन किस कंपनी से, कब, किस शहर में, कितने लोगों की गई, इसकी कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं है। कुछ लोगों ने जरूर ट्वीट किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री को, अक्षय कुमार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए कहा है अपनी बातें। प्रभजोत सिंह ने ट्वीट किया है कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरा बिजनेस खत्म हो गया है, मुझे 3 तरह के लोन चुकाने हैं, मदद करें, जवाब दें। अरुण भंडारी ने ट्वीट किया है कि लोगों की सैलरी कम हो गई, नौकरी चली गई, कोई राहत नहीं, मिडिल क्लास की मदद करें। सोहन पाल ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री को गुड मॉर्निंग करते हुए लिखा है कि मेरी कंपनी ने ट्रैवल डिपार्टमेंट बंद कर दिया है, इसलिए मेरी नौकरी चली गई है। मैं नौकरी पर ही पूरी तरह निर्भर हूं। कोई वैकेंसी हो तो मदद करें, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूं, धन्यवाद। आकांक्षा विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री को ट्विटर पर लिखा है कि सर, नौकरी दिलाने में मदद करें, काफ़ी बुरी स्थिति है। मेरे पिताजी की भी नौकरी चली गई है, जो नौकरी दे रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मदद करें, धन्यवाद। श्रीषा ने ट्वीट किया है कि सर, तालाबंदी में मेरे पति की नौकरी चली गई, टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे, बहुत तनाव है, हमारे किशोर उम्र के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। सौरभ मलिक ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है कि 6 महीने से अधिक समय से मैं बेरोजगार हूं, मेरा परिवार बहुत बुरी स्थिति में है, मुझे कुछ रोजगार चाहिए, मुझे आपसे नौकरी चाहिए। यहाँ पर क्या कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सकता, कोई तो मुझे मदद करे। पंकज कुमार चौहान ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है कि महोदय, फरीदाबाद में लॉकडाउन और कोरोना के कारण जिन छोटे कर्मचारियों की नौकरी चली गई, वो अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, नहीं तो नाम काट देंगे बोल रहे हैं। जब घर चलाना मुश्किल हो रहा है तब वो क्या करें, आप कुछ कीजिए, उनकी समस्या हल करें और उन्हें रोजगार दिलाएं। प्रभात कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैंने आपके बेरोजगारी भत्ते के बारे में पढ़ा है। मैं एक फार्मा कंपनी में कार्यरत था, मगर कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई। बहुत प्रयास करने पर भी कोई नई नौकरी नहीं मिल रही है। बेटी का भी स्कूल बंद करना पड़ा है। आपके द्वारा शुरू किया गया बेरोजगारी भत्ता योजना पाने के लिए हमें क्या करना होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारा ESIC में एनरोलमेंट नहीं है, थोड़ी मदद कीजिए। आज ही लाइव मिनट में प्रशांत नंदा की एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में खुले नए खातों का विश्लेषण पेश किया गया है। अप्रैल से जून के बीच ज्यादातर नए पेरोल एक्सपर्ट सर्विसेज में ही जुड़े हैं, जो कम वेतन वाली नौकरियां होती हैं, 15,000 या उससे नीचे। EPFO की साइट पर एक्सपर्ट सर्विसेज के कॉलम में कंप्यूटर, हार्डवेयर, इंजीनियरिंग, ट्रेडिंग और कमर्शियल संस्थान, वित्तीय संस्थान, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, अस्पताल में कम सैलरी वाले काम गिने जाते हैं। अप्रैल से जून के बीच 18 से 25 साल के युवकों ने एक्सपर्ट सर्विसेज में 2.5 लाख नौकरियां ज्वाइन की, यानी कम वेतन वाली नौकरियां। दूसरी तरफ इसी वर्ग को अप्रैल से जून के बीच ट्रेड और कॉमर्स में मात्र 9,000 नौकरियां मिली, कोर इंजीनियरिंग में 16,000 और फाइनेंस में केवल 649 नौकरियां मिली। तालाबंदी खुलने के बाद छोटे ठेकेदारों और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों ने कुछ लोगों को काम पर रखा होगा, लेकिन ये ज्यादातर कम आमदनी वाली नौकरियां हैं। कम आमदनी की सैलरी का काम क्या वही लोग ले रहे हैं जो पहले से ये काम कर रहे थे, या अधिक सैलरी की नौकरी जाने के बाद ऐसे लोगों ने भी इस तरह के काम को स्वीकार किया है? डेटा इसे साफ साफ नहीं कहता और है नहीं, मगर ज्यादा कौशल वाले, स्किल्ड वाले लोग कम कौशल वाले काम लेने लगेंगे तो कम कौशल वाले लोगों के हाथ से वो काम भी जाता रहेगा या उनकी मजदूरी कम हो जाएगी। कोरोना के रिकवरी रेट की वाहवाही तो हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री के रिकवरी रेट की बात कोई नहीं कर रहा। छोटे, लघु व मध्यम MSME श्रेणी की इंडस्ट्री में रिकवरी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि भारत के युवाओं में बेरोजगारी की दर 32% हो सकती है। 32% का मतलब है बेरोजगारी भयावह होने वाली है। सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार करीबन 2 करोड़ के करीब सैलरी जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। अगर आप हमारा सर्वे देखें जो मल्टी इंस्टीट्यूशनल में हम 4 महीने से कर रहे हैं, उसके अनुसार 2.5 से 3 करोड़ की ये सब संख्या है, क्योंकि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड जो सीएमआई का डेटा उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं है। और हमें ये लगता है कि 1 करोड़ के करीब अगस्त एंड तक और नौकरियां चली जाएंगी। इसका कारण ये है कि जो मोरेटोरियम टर्म लोन का चल रहा था, जो आरबीआई ने दिया था मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, उन्होंने इस बार उसकी अनाउंसमेंट नहीं करी है। और अगर लोगों को टर्म लोन अपने सर्विस करने हैं तो तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, और इसलिए काफी बड़ी संख्या में वो जॉब लॉसेस होने की संभावना इसके अंदर है। अगर आप बड़े बड़े बैंकर्स की सुने, दीपक पारिक जी बोल रहे हैं, उदय कोटक जी बोल रहे हैं कि एक बारी रिस्ट्रक्चर होने दीजिए, जिसको मरना है मरने दीजिए, बट उसमें जो उसकी सोशल कॉस्ट है उसको कौन पे करेगा, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। और उसके ऊपर जितने फैमिलीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग, अगर आप 5 आदमी भी ले लें फैमिली, तो 15 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनको खाने के लिए कहाँ है, ईएमआई कहाँ से आएगी, बच्चों के स्कूल की फीस कहाँ से आएगी, वो नहीं है। माना जाता है कि छोटे लघु व मझोले सेक्टर में 11 करोड़ लोग काम करते हैं। अगर इस सेक्टर में रिकवरी नहीं है तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं, और 4 करोड़ नौकरियां चली जाएं तो क्या हाल होगा। अच्छी नौकरियों के दिन भी चले गए हैं, कब वापस आएंगे इसे लेकर कोई ठीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। हिंदी मीडिया और अखबारों में नौकरियों को लेकर क्या कुछ छप रहा है या दिखाया जा रहा है, आप दर्शकों को मुझसे ज्यादा पता होगा। लेकिन अगस्त महीने में ही रोजगार को लेकर अलग अलग जगहों पर क्या छपा है, इसे देखना चाहिए। 15 अगस्त की रिपोर्ट है मनी कंट्रोल पर, एम सरस्वती की। मनी कंट्रोल ने इंडस्ट्री के आधार पर डेटा जमा किया है और रिपोर्ट बनाई है, जिससे पता चलता है कि 24 मार्च की तालाबंदी के बाद से 1 करोड़ से अधिक नौकरियां चली गई हैं। उदारीकरण के बाद इस तादाद में कभी नौकरियां नहीं गई थीं। यहां तक कि 2009 के वित्तीय संकट के दौरान भी पूरे भारत में 50 लाख नौकरियां गई थीं करीब। हर सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर सेक्टर में 1 लाख से लेकर 10 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। कुछ सेक्टर का डेटा ही नहीं है, जैसे एविएशन में 1 लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं, किसी को पता नहीं कि कितने लोगों की नौकरी गई है। सिर्फ इंडिगो का जुलाई महीने का बयान है कि 23,500 कर्मचारियों में से 10% को निकालना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी करीब 10 लाख नौकरियां चली गई हैं। महाराष्ट्र में स्कूल बस के मालिकों के संगठन ने सरकार से मदद मांगी है। बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया BOCI ने कहा है कि कोविड के कारण 1.5 लाख से अधिक बस स्टाफ की नौकरी चली गई है। रिटेल सेक्टर में 60 लाख लोग काम करते हैं। इस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर नौकरी जाने का अनुमान है। मॉल्स तो खुल गए हैं, लेकिन वहां की नौकरियां भी बहुत कम हो गई हैं। 2 लाख तक नौकरियां जा सकती हैं इस सेक्टर में। होटल और रेस्तरां सेक्टर का अनुमान है कि अगस्त तक इस सेक्टर में 38 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है। इस सेक्टर में 3.5 करोड़ लोग काम करते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म में अभी तक 55 लाख नौकरियां चली गई हैं। कोलकाता की एक ट्रैवल कंपनी ने 90% कर्मचारी निकाल दिए हैं। इस सेक्टर में 2 करोड़ लोग काम करते हैं। इस कंपनी में ट्रैवल डेस्क, हर कंपनी में ट्रैवल डेस्क होता है, जो अधिकारियों की यात्राओं की प्लानिंग और टिकट बुकिंग का काम करता है। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि बड़ी संख्या में ट्रैवल डेस्क की नौकरी चली गई है। कुछ काम करने वाले भी कम हो गए कोविड के डर से, और कुछ काम देने वाले भी कम हो गए, काम शुरू ही नहीं हो रहा। और एक पहले से एक अलग से प्रॉब्लम तो था ही कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या काम देने वाले लोग हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम थी, क्रेडिट की प्रॉब्लम थी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी की प्रॉब्लम थी पहले से ही। जो उसका डाटा है वो इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 4 महीनों में, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ और कोरोना वायरस का क्राइसिस हुआ, तो इंडिया में जॉब लॉसेस बहुत भारी संख्या में आए हैं। और पर्टिकुलरली सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में ये जॉब लॉस अभी भी पूरी तरह से काफ़ी प्रभावित है। हमारी इंडस्ट्री सबसे पहले इफेक्ट होती है, सबसे लास्ट में रिकवर होता है। तो जब तक और सेक्टर्स पूरी तरीके से खुलेंगे नहीं और बिजनेस एक्टिविटी नहीं शुरू होगी, हमारा सेक्टर को अभी बहुत समय लगेगा और हमें इस संघर्ष का सामना करना पड़ेगा करीबन 8 से 12-15 महीने तक आगे। 24 मार्च की तालाबंदी के बाद 5 महीने गुजर चुके हैं। अगर रिकवरी अगले 4-5 महीनों में होती भी है तो क्या जिनकी नौकरियां गई हैं उन सभी को काम मिल पाएगा?
मिलेगा तो भी क्या पुरानी सैलरी फिर से मिल जाएगी, जहां तक पहुंचने में उन्हें कई साल लगे थे। इसी संदर्भ में लिज मैथ्यू, हरिकिशन शर्मा की रिपोर्ट देख सकते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 11 जुलाई को भारत सरकार ने नौकरियों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की, वेब पोर्टल। 40 दिनों में 69 लाख लोगों ने इस पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराया है, लेकिन बहुत कम लोगों को नौकरियां मिली हैं। 14 अगस्त से 21 अगस्त के बीच 7 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन नौकरी मिली है मात्र 691 लोगों को। कौशल मंत्रालय और आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मैपिंग असीम के डेटा के अनुसार 3.7 लाख लोगों की नौकरी की जरूरत थी, सिर्फ 2% को मिली है। 69 लाख प्रवासी मजदूरों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,49,000 को काम की पेशकश हुई है, मगर ज्वाइनिंग सिर्फ 7,700 ने की है। लोग इस वेबसाइट पर कई तरह के काम के लिए तेजी से पंजीकरण करा रहे हैं, मगर काम बहुत धीमी रफ्तार से मिल रहा है। डेटा के अनुसार 514 कंपनियों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें से 443 कंपनियों ने 2,92,000 नौकरियों की सूचना दी है, लेकिन सिर्फ 1,49,000 लोगों को ही नौकरी की पेशकश हुई है। काम के लिए लोगों को खोजने वाली कंपनियों की संख्या के पंजीकरण में भी तेजी नहीं आ रही है। भारत सरकार के पोर्टल पर 600 कंपनियों का भी पंजीकरण नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली के रोजगार मंत्री के दावे के अनुसार दिल्ली सरकार के जॉब पोर्टल पर 6,000 कंपनियों ने विज्ञापन दिए हैं। 10 लाख जॉब की पेशकश हुई है, जबकि भारत सरकार के पोर्टल पर 3 लाख जॉब की भी पेशकश नहीं हुई है। मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि जब से पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से कुल मिलाकर 22 लाख नौकरियों का विज्ञापन मिला है। सरकार ने इसे वेरीफाई करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। लगभग 8,60,000 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया है। क्या वाकई ऐसा है कि 22 लाख काम का विज्ञापन हुआ है और काम मांगने वाले 9 लाख से भी कम हैं? तो फिर भारत सरकार के पोर्टल पर स्थिति एकदम उलट नजर क्यों आती है? दिल्ली के जॉब पोर्टल में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो सबसे पहले jobs.delhi.gov.in कर साइट पर जाना पड़ेगा। इस साइट में जिन्हें नौकरी चाहिए और जो नौकरी देना चाहते हैं, दोनों के लिए पंजीकरण करने का विकल्प है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में यानी प्रक्रिया में सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना है और फिर मोबाइल पर एक OTP आएगा। वो OTP डालने के बाद आप किस प्रकार की नौकरी ढूंढ रहे हैं उसका विकल्प मिलेगा, जैसे अकाउंट, कृषि क्षेत्र एवं पशुपालन, वास्तुकार, बैंक, ऑफिस, डेटा एंट्री, ब्यूटिशियन, स्पा, वेलनेस, केयर टेकर, मेड, कंस्ट्रक्शन, कंटेंट लेखक, रसोईया, डिलीवरी बॉय, ड्राइवर, इवेंट मैनेजमेंट से लेकर टीचर, कानूनी सलाहकार, नर्स, वार्ड बॉय, हर तरह के जॉब के विकल्प हैं। आपकी योग्यता और रुचि के हिसाब से आपको अपना डिटेल भरना पड़ेगा। एक बार डिटेल भर देने के बाद जहां जहां वैकेंसी है उसकी डिटेल आ जाएगी। आप सुविधा के हिसाब से वहां आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग रिपोर्ट की यही दिशा है कि नौकरियों के मिलने के मामले में रिकवरी होती नहीं दिख रही है, धीमी से भी कम गति है। इसका डेटा ही नहीं है कि जिन लोगों को काम मिला है वे लोग तालाबंदी से पहले कितनी मजदूरी या सैलरी पर काम कर रहे थे। इससे पता चलता कम से कम कि सैलरी या मजदूरी में कितनी कमी आई है। एक तीसरी रिपोर्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की, जिसकी काफी चर्चा है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में 1,77 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरी चली गई। मई में 1 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों की और नौकरी चली गई, लेकिन जून में करीब 40 लाख नौकरियां वापस भी आ जाती हैं। मगर जुलाई महीने में 50 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरी चली जाती है। CMIE के डेटा के अनुसार अप्रैल से जुलाई के बीच 1,89,00,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। ये लोग नियमित सैलरी पर काम करने वाले लोग थे। आमतौर पर छोटे काम पहले खत्म होते हैं जो ठेके पर होते हैं, मगर ये डेटा बता रहा है कि स्थायी रूप से काम पर भी गहरा असर पड़ा है। मिडिल क्लास भले चीख चिल्ला नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो तकलीफ में नहीं है।